आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? कपड़े से पहचान रहे थे। आप याद कीजिए कि हिंदी सिनेमा ने कितना डराया था। कोई सेठ किसी हीरो के खराब कपड़े में झांक देता था तो कितनी बात चुभती थी उसकी। कपड़े से पहचानने की बात उन्होंने कह दी। इतने बड़े पद पर बैठा आदमी इतनी छोटी बात कहेगा, ये वही कह सकता था जिसके दिमाग में हर समय हिंदू मुस्लिम चल रहा होता है, वही ये हल्की बात कह सकता था। और ये कपड़े से पहचानने वाली बात जो है, उन्होंने एक समुदाय के लिए ही सिर्फ नहीं कही थी, उन्होंने इस देश की जनता की जो बुद्धि है, जो सोचने की क्षमता है, उसको चुनौती दी थी कि 5 साल में हिंदू मुस्लिम दिखाते दिखाते हमने तुम्हें इस स्थिति पर ला दिया है कि अब हम कहेंगे कि सिर्फ तुम कपड़े से पहचान लो, और आप कपड़े से पहचानेंगे। वो तो कहिए कि झारखंड के आदिवासी लोग सदियों से कपड़े से किसी को नहीं पहचानते थे। अपने देश का भूगोल भी नहीं मालूम था जहां के क्या चुनाव में कह रहे थे वो। तो वो खून का रिश्ता था। घरों में ये सिखाया गया कि शादियों में जो रिश्तेदार आते हैं सब अलग अलग आर्थिक हैसियत के हैं। किसी का कपड़ा खराब हो सकता है, किसी का कपड़ा साधारण हो सकता है, लेकिन खून का रिश्ता है। इस देश में, इस देश से हिंदू और मुसलमान का खून का रिश्ता है। वो इस देश की आत्मा है दोनों, और आत्मा का आकार नहीं होता है। रूह का कोई कपड़ा नहीं होता है। मुर्दे पर कफन डालते हैं, आत्मा को किसी ने देखा नहीं। आप आत्मा पे कफन मत डालो, कपड़ा मत डालो। दोनों का आप कपड़े से पहचान लीजिए। इसीलिए अगर हम सबको नागरिक बनाया होता तो वो क्या, कोई भी नहीं कह सकता। उनके तमाम पुलिस के जो लोग हैं जो बात बात पर सेडिशन के केस दर्ज कर लेते हैं आजकल, वो लोग भी ये बात नहीं कर पाते। कपड़े से पहचानने वाली बात इतनी हल्की बात थी, चुभ गई मुझे। मैं यही सोचता रहा कि हिंदुस्तान की जनता, जिस गांधी ने कपड़े उतार दिए अपने, जो वो सूट पहनकर आए थे, अंग्रेज उन्हें कपड़े से ही तो पहचान रहे थे ना। तो गांधी ने कहा लो मैं सूट ही उतार देता हूं, कुछ नहीं पहनूंगा, लंगोट में चल देता हूं। पहचानो गांधी को कपड़े से, पहचानो। वो लाठियां लेकर हजारों लाखों लोगों के बीच में चलता हुआ आज भी चला आ रहा है। पहचानो उस महात्मा गांधी को। 5 साल से उनका नाम लेकर रोज उस बिना कपड़े वाले फकीर की हत्या हो रही थी। वैसे क्रोनोलॉजी में तो 1948 पहले आया था और 26 जनवरी 1950 बाद में आया था। आपको बताता हूं, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। वो क्रोनोस एक ग्रीक गॉड है टाइम का, जो बच्चों को खा जाता है, उससे निकला है क्रोनोलॉजी। हमारे एक अंग्रेजी के दोस्त ने बताया है। तो इसलिए क्रोनोलॉजी समझ लेना, ये टाइम का ऑर्डर नहीं है, ये आपके पागल हो जाने का ऐलान है कि अब आपको गोदी मीडिया के जरिए आपके दिमाग में वो जहर भर दिया गया है कि अब सिर्फ आपको कपड़ा देखना है और भीड़ बनकर किसी को मार देना है। इसकी तैयारी की गई है। तो मत कीजिएगा, वरना वो कोई और आ जाएगा जो अपने कपड़े उतारकर आपकी अंतरात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा कि मैं गांधी हूं। कितनी बार मारोगे मुझे, कितनी बार मारोगे? और ये वही गांधी हैं कि जिनकी प्रेरणा लेकर लाखों औरतें सड़क पर आ गईं, और उसी गांधी के कपड़े के पीछे चलकर अभी बहुत सी औरतें आ रही हैं। तो इसलिए हम सबको नागरिक बनना चाहिए। जब हम नागरिक बनेंगे तो हम एक दूसरे के लिए समान अवसर का अवसर बनाएंगे, एक दूसरे के लिए बराबर होंगे। ये बार बार कहना बंद कीजिए कि ये धर्म वो धर्म, तराजू पे तौल के सब बराबर है। हम बराबर हैं तो सिर्फ संविधान के समक्ष बराबर हैं और उसकी दी हुई नागरिकता के परिभाषा के तहत बराबर हैं। ये हमारी नई पहचान होनी थी, जिसके लिए 100 साल तक लोगों ने लड़ाई लड़ी। फांसी के फंदे पर झूल गए ना, क्या मिला उनके पीछे? उन्होंने तो आज़ाद भारत का तिरंगा भी नहीं देखा, नहीं देखा वो। लेकिन वो इसी मुस्तकबिल, इसी फ्यूचर के लिए लड़ रहे थे।
हम आप सब भटक गए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल आइए और नागरिक बन जाइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हीं को प्रेम कीजिए, मैं उनसे आपको दूर नहीं ले जाना चाहता हूं। आप 25 लाख सूट वाले को ही प्रेम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर कहिए कि इतना महंगा कपड़ा मत पहनना, गरीब देश है, अच्छा कपड़ा पहनो, थोड़ा ढंग का भी लगो, जचो, थोड़ा स्मार्ट भी लगो, अक्षय कुमार जैसा भी लगो, बाल बाल कट जाए तो। लेकिन 25 लाख का कपड़ा इस देश के गरीब लोगों के बीच में पहन के अभी मत चलना। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग गरीब हैं, थोड़ा अच्छा पहन लो तो उनको भी लगे कि हमारे बीच का है। तो वो शौक था ना बहुत पहले का, तो इसलिए मुझे लगा था नीलांजना जी कि बोलना पड़ेगा। तो जब वो पहरेदारी बिठा रहे थे कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा सेडिशन का केस लगा देंगे, तो फिर मुझे लगा कि बोलना चाहिए। और बहुत लोग जेल में रहे, हम भी जेल में रह के आएंगे, मिलने आइएगा वहीं पर आप लोग, अगर वो मिलने देंगे तो इसलिए जागिए, निकलिए, हर घर में एक नागरिक बनाइए। बहुत देर हो चुकी है, इतना खूबसूरत मुल्क, अब और इसका बोझ नहीं ढो सकता कि हम एक दूसरे को धर्म से और कपड़े से पहचान कर मारने की, निकालने की और आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे। अब और नहीं हो सकता है। ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, चाहे उनके पास जितनी भी पुलिस फोर्स हो। पुलिस फोर्स अंग्रेजों के पास भी तो बहुत थी ना, उनके पास भी बहुत थी। लोग 10-10 साल जेल में रहे। या फिर आप खुद से पूछिए कि उनको प्यार देने में आपने ऐसी कौन सी कमी कर दी कि आपको बांटने के लिए वो कपड़ा और कागज की बात कर रहे हैं। आप खुद से पूछिए कि आपने जब उनको वोट दिया, इतना प्यार दिया, तो वो कौन सा चीज था जो अपने पास रख लिया, वो भी दे देते आप उनको। तब वो रामलीला मैदान में गांधी जी का नाम लेकर झूठ नहीं बोलते। तब उस रामलीला मैदान के भाषण में 4-4, 5-5 झूठ नहीं बोलते। क्यों बोलना पड़ा उनको झूठ? उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। और जब वो अध्यक्ष बनते हैं, जेपी नड्डा साहब, उनके यहां जाते हैं कार्यक्रम में, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से देखिए क्या कहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। जो शख्स 1 महीने बाद जनता की कटघरे में खड़ा है और लोग उनके भाषण के हिस्से को निकाल कर बता रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ आप बोल रहे थे। आप यहां 130 करोड़ लोग नहीं हैं, और मैं आपको देखकर 130 करोड़ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे तक माध्यम जाएगा, जिन चैनलों से प्रसारण होगा वो बंद हो जाएगा। तो यहां जो भी 10, 5, 15, 20 लोग हैं जो कि 130 करोड़ लोग नहीं हैं, मैं उनसे ही कह के जा रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे थे रामलीला मैदान में, जिस मैदान का नाम राम के नाम पर हो, और वहां आप गांधी के नाम पर झूठ बोलते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप उसी जनता से पूछिए कि तुमने जब अपना इतना विश्वास दिया, थोड़ा प्यार और दे देते, शायद कोई तरस रहा होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, इतने बड़े मुल्क का नेता जिसकी जरूरत नहीं थी, और अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो कहते हैं कि हमें माध्यमों की जरूरत नहीं है, हमें माध्यमों की आदत नहीं है। माध्यम मतलब आप समझते हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा इसका। जिस टेलीविजन ने उनको, उनकी राजनीति को 5 साल तक 24 घंटे बनाने में मेहनत की, उसी टेलीविजन को खारिज कर रहे हैं। हालांकि वो मेरी बात कह रहे थे, जो मैंने कहा था कि 2.5 महीने टीवी मत देखना देश वालों, इससे अच्छी देश की सेवा नहीं हो सकती। उसी बात को प्रधानमंत्री, तो मुझे उम्मीद है कि अब देश का कुछ अच्छा होगा, कि वो मेरी बात से सहमत होने लगे हैं। मुझे इंटरव्यू नहीं देते, नहीं दे सकते, वो अलग बात है, पर वो मुझे पढ़ने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें माध्यमों की आदत नहीं है। आपने देखा था उन माध्यमों के बगैर जीते हुए उन्हें? कब देखा था? बताइए ना।
ये बात जब कही जाती है तो ये बात बगावत के रूप में क्यों देखी जाती है? नहीं, ये तो हक की बात है, ये तो सच की बात है। ये बात अगर हम सब नागरिक होते, एक दूसरे को नागरिक की तरह पहचानते, मतदाता अब सिर्फ एक दिन के लिए बनते हैं। जिस दिन पोलिंग बूथ से लौट आए, जिस वक्त आप मतदाता नहीं रहते, आप नागरिक होते हैं। तो आप 5 साल जो कार्यकाल होता है उसमें सिर्फ एक दिन की भूमिका, और इन्होंने टीवी के जरिए आपको 5 साल मतदाता बनाया। 5 साल, हर दिन 24 घंटे। तो इसलिए लगा कि मैं बोलूंगा। बहुत लोग बोल रहे थे, आप लोग भी बोल रही थी, ऐसी बात नहीं था कि बात नहीं थी कि मैं ही बोल रहा था। पर ये जो डर का जो एक पब्लिक ऑर्डर बना था, इस पब्लिक ऑर्डर को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। हम लोग तो नहीं तोड़ पाए, तोड़ा तो इस देश की औरतों ने तोड़ा है कि उनको पता है कि वो बोलना उनके लिए फंडामेंटल है। इसीलिए बोलने की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ेंगे, हम मर्द नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें घरों में सिखाया गया है दूसरों को चुप कराना, और वही आदत कुर्सी तक ले जाती है जहां बैठकर वो सिर्फ दूसरों को चुप कराने की भाषा बोलता है, और ये किसी एक नेता से संबंधित नहीं है। इसीलिए बोलने की जो लड़ाई है वो औरतों की लड़ाई है। इसलिए जब औरतें बोलेंगी तो पीछे पीछे चुप कराने वाले भी बोलने आएंगे। तो इसलिए असली अच्छे दिन अब आने वाले हैं। रवीश जी, एक साइड तो एक जहर की बाजार लगाई तो गई है। सुधीर चौधरी ने 2 दिन पहले ही कहा था, सुधीर चौधरी जी तो मशहूर है यहाँ पे, और जी के नाम तो लगाए हैं तो उनके नाम तो लेना पड़ेगा। तो सुधीर चौधरी ने कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग की ओनरशिप हुई लेबल ने की डिस्कवरी उन्होंने ही किया था, उन्होंने ही फैलाया था ये बात, जिसमें सच्चाई नहीं थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग है ये देश में। तो एक साइड से ये जहर की बाजार, गोदी मीडिया, और दिन पर दिन ये झूठ जो फैलाई जाती है ये चल रहा है, और ये हमारे देश में की देह में एक बुखार की जैसे चढ़ गई है। और दूसरे साइड से जहाँ पर भी हम जाते हैं, ये प्रोटेस्ट जो चल रही है 1 महीने के लिए, यहाँ पे 2 शब्द मैं बार बार सुनती हूँ, नागरिकता और आज़ादी। यहाँ पे एक जो लड़ाई है ये क्लेमिंग की लड़ाई है कि देश की आत्मा के लिए कौन जीतेगा। ये देखिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो जुमला है वो एक ही जुमला नहीं है। कभी ये इस्तेमाल होता है, कभी अवार्ड वापसी गैंग इस्तेमाल होता है, बहुत तरह के गैंग का इस्तेमाल करते हैं। है गैंग 3 ही लोगों का, 2+1, एक दिन का जहाज है। जो खुद गैंग है वो दुनिया को गैंग के रूप में पहचानना, तो लगातार एक दुश्मन पहचानना है। लगातार कि एक पत्रकार बोल रहा है, एक लेखक बोल रहा है। आप भूल गए कि जब कलबुर्गी की हत्या हुई तो साहित्य अकादमी का काम था लेखक की हत्या पर शोक प्रस्ताव पास करना। जब नहीं हुआ तब लेखक परेशान हुए। क्या ये नहीं होना था? हमारा देश ऐसा कब से हो गया कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं मना रहा है? गौरी लंकेश की हत्या होती है तो प्रेस क्लब में जब लोग जमा थे तो ये एंकर लोग क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? तो ये बांट रहे थे। लगातार वो मशीन चल रही थी बांटने की। और गांव-गांव में उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए आप सब लोग, सब जो चुप हो गए थे, उनके जहन पर एक तरह से अकल पर परतें चढ़ाई जा रही थी कि ये दुश्मन है। मुझे मेरे गांव में जाके लोगों ने कह दिया कि ये रवीश नहीं, इनका नाम रवीशुद्दीन है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? तो इसीलिए अब एक ही पहचान नागरिकता की होनी चाहिए। वो यही कर रहे थे। टीवी एंकरों की भाषा देखिए,
खराब अंग्रेजी माफ की जा सकती है इस देश में। बहुत लोगों की खराब अंग्रेजी है, मेरी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस अंग्रेजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले जब आप अपनी नागरिकता कब हारते हैं? जब भाषा हार जाते हैं। नागरिकता हासिल करने के लिए जरूरी हो कि भाषा में एक तरह का संयम और समानता हो, उसमें प्यार हो, उसमें स्पेस हो। जब ये सारी चीजें खत्म कर दी गई और यू वेयर इज द लिबरल टुनाइट, जिसका पता नहीं कि वो दिन में कहां रहता है, रात को आके वो लिबरल को खोजता रहता है। तो ये टेलीविजन के जरिए, और आप लोग देख रहे थे कि बड़ा भारी ऑक्सफोर्ड से कोई पढ़ के आया है, अंग्रेजी बोल रहा है, सिस्टम के अकाउंटेबल बना रहा है। लेकिन ये चैनल वाले जश्न मना रहे थे। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई और प्रेस क्लब में जब बैठे थे, इनमें से कोई पत्रकार नहीं आया था। तो इन्होंने सबसे पहले पत्रकार को बांटा, क्योंकि अब जो है समाज को बांटने की जो मशीन थी वो जो नए दौर में आई, तो पहले हमारी ट्रेनिंग थी कि सेंसरशिप आएगा। नहीं, सेंसरशिप नहीं आएगा। जिन संस्थाओं से सेंसरशिप आती है वो तो अब खत्म हो चुकी हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस से लेकर कोर्ट तक वो खत्म हो चुके हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अब उस मीडिया के जरिए इस देश को बदलने का काम किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है, पेड़ से नहीं टपका था। 100 साल लड़े थे हम। जब बाहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम सिख के तीनों के आपसी दंगे चल रहे थे, तब संविधान सभा में लोग बैठकर अपनी अकल लगा रहे थे कि हमें उस हिंसा से प्रभावित नहीं होनी है। एक ऐसा संविधान बनाना है जो आगे चलकर लोगों के जहन पर तर्क को कायम करेगा। और ये एक ऐसी राजनीति बना रहे थे जो तर्क पर आपकी भावनाओं को कायम करे। इसीलिए 24 घंटा चला। और उसका नुकसान क्या हुआ? तो टेलीविजन के जरिए, और ये मैं मजाक में नहीं कहता हूं नीलांजना जी, टीवी ने इस देश की अर्जित जो मीडिया है, उस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने। और आज आप वोट के नशे में हैं, उनकी कुर्सी के नशे में हैं, रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 साल बाद मेरी हर बात को पलट कर देखेंगे कि कोई कह रहा था कि सामने हत्यारा है और आप उसे गले लगा रहे थे। ये हुआ आपके देश में 800-900 चैनलों को लगाकर। तभी मैंने कहा था कि आप टीवी मत देखिए, इससे आसान तरीके से आप इस सरजमी की सेवा कर ही नहीं सकते थे। अपने घर में टीवी बंद करके शाम को पार्क में चले जाइए, डायबिटीज का भी समाधान हो जाएगा, बीपी का भी समाधान हो जाएगा, आप खुश नजर आएंगे। लेकिन टीवी ने आपको बीमार कर दिया, सूचनाएं गायब कर दी गई। वो इसलिए कर रहा था कि उससे ये कोशिश थी कि आपको सिटीजन नहीं बनने देना है, क्योंकि आप बन रहे थे और उस बनने की प्रक्रिया में चले थे। तभी तो रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर गए थे ना, उसके पहले तो आप नहीं जाते थे। तो आप उस रास्ते पे चल रहे थे। तो नागरिकता की जो पहचान है वो एक दिन में 10 साल में नहीं हासिल होगी, बहुत जमाने लगेंगे उस पहचान को लाने में, जो हमने उसके लिए कभी मेहनत नहीं की। और उस मेहनत को खत्म करने के लिए, जनता को भीड़ में बदलने के लिए टीवी का इस्तेमाल किया गया। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जब उस भीड़ में औरतें बोलने लगीं तो समझ में नहीं आया कि कैसे डील करें। तब वो कह रहे हैं हमें माध्यमों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब अक्षय कुमार इंटरव्यू नहीं करेंगे, प्रसून जोशी ये इंटरव्यू नहीं करेंगे कि ये फकीरी। Where did you get this, boss? That fakiri is amazing. Nobody got this, and you found it, fakiri. Oh my God, my. Here we are sitting in London, and we found fakiri. Let's have fakiri tonight. Let's hit the floor, let's dance. We have got the fakiri. ये उस गायक ने लिखा जिसको पैसे और शोहरत की कमी नहीं थी। बिकता वही है जिसका खजाना ज्यादा भरा रहता है।
तो ऐसे लोग, ऐसे मीडिया आप एंकर के जरिए देख रहे हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट था कि मालिकों को पहले कब्जे में लेकर, जो भूत प्रेत का मीडिया कर रहा था, वो इस तरह का टेलीविजन का सेटअप आपके सामने खड़ा कर दिया गया। अब आप पागलों की इस तरह बैठ रहे हैं। आपको ना ये देश पहचाना जा रहा है, ना लोग पहचाने जा रहे हैं। लग रहा है कि सामने वाला आ जाएगा, तू मार देगा, वो व्हाट्सएप में लिख दिया है मत निकलो, लगता है वहाँ पे तुम्हें मारने आ जाएंगे। हर जगह ये मारने की फोर्स स्टेशन है क्या? ये रैपिड एक्शन फोर्स बना रखा है क्या आपने? जब हर जगह जाके कहीं पीट दीजिए। देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा था, आप समझ नहीं रहे थे इस बात को। जब अलवर में पहलू खान को मारा गया और जब बुलंदशहर में सुबोध सिंह को मारा गया, तो सिंपल हिसाब हिंदू मुसलमान में ही समझा देता हूं। 2 लोगों को मारने के लिए 100 हिंदू परिवारों के लोग गए थे। जिन हिंदू परिवारों को हिंदुत्व के नाम पे आप आगे ले जा रहे थे, उन्हें बनाना था डॉक्टर, नौजवानों को बनाने लगे आप क्या? पहलू खान, तबरेज, सुबोध कुमार सिंह का हत्यारा। तो आपके घरों के बच्चे हत्यारे में ना बदलें, इसलिए बोलने आया था कि इसको बंद कर दो। इसके बगैर भी आप उन्हें पसंद कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको अच्छा लगेगा पसंद करके। क्योंकि जब भी ये बात होती है, एक फोन आता है, बोलने से क्या होगा, इस बार उन्हें 400 सीट आ जाएगी, 545 आ जाए, उससे क्या होगा? हम उनके सीटों को हराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि आप उनसे दूर चले जाइए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये जो चीज है हिंदू मुसलमान की, वो अब बहुत हो गया, इसको अब दूर कीजिए। यहां से नहीं चल सकता इस देश में। अब ये हमारे घर के लड़के बर्बाद हो जाएंगे, आपके ही घर के लड़के बर्बाद होंगे। जो दिन भर व्हाट्सएप पे चलेगा, उसको लगेगा कि एंटाइटलमेंट मेरा इतना है कि सड़क पर 5 रुपये की लड़ाई में कोई अमर किसी अकबर को मार आएगा। जिस अमर को आपने बहुत प्यार से बड़ा किया होगा, अच्छा बेटा बनेगा, वो हत्यारा बनकर किसी दिन घर लौटेगा। पुलिस और टीवी तो बचा लेगी उसको, लेकिन आपको भी जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा हत्यारा हो गया है। इसलिए बहुत जरूरी था कि ये सामने से बोल दो, माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। आप जिसको 400 सीट देना है, 800 सीट देनी है, आप देते रहिए, आपका प्यार है, आपका दिल है, आप जानो। लेकिन आप इस दुकानदारी को बंद करो। अभी आप इसको तुरंत, इसको इस साल, इस महीने इसको अब बंद कर देनी चाहिए।